So the topic that we are going to discuss today has a very wide acceptance in all the SSBs, and more frequently this question will be asked. ठीक है, घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा. ठीक है, कभी लेक्चरेट में पूछेंगे, कभी जीडी में पूछेंगे. कहीं ना कहीं से तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं पे बाहर आएगा ही आएगा. ठीक है, दैट आई एम 100% श्योर ऑफ. ठीक है, तो ये टॉपिक है क्या? व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट? So this topic is basically OBOR, or also called as One Belt One Road Initiative. ठीक है, तो सुना है इस टॉपिक के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि हाँ ये टॉपिक एग्जिस्ट करता है, हमें पता है? Yes, sir, I'm aware of this. Yes, sir. I'm also aware of it. ओके ओके. सो सेशन के दौरान ये याद रखो यार, पीछे से कोई ज्यादा आवाज ना है. देन ओनली आई कैन अलाउ यू टू टर्न ऑन योर माइक्स टू स्पीक. चलो, एटलीस्ट फॉर सम टाइम आई हैव स्विच्ड इट ऑफ. व्हेन आई फील आई नीड टू टॉक आई विल टर्न इट ऑन. ठीक है, अदरवाइज आप लोगों का काम अभी सिर्फ सुनना है. एंड द चैट बॉक्स इज देयर. whatever you want to write, whenever you want to write, you can write it over there. I will read your messages. ठीक है, सो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बाय चाइना. ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ऐसा कोई चीज बताओ जिसमें चाइना बहुत अच्छा है, नथिंग नेगेटिव. ठीक है ना, ये नहीं कि वो लोग जो है बॉर्डर को पार करने में बहुत अच्छे, ये सब नहीं. ठीक है, सीरियस नोट पे अच्छे से बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कि चाइना अच्छा है आपके विचार में? डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में, पॉलिसी मेकिंग में, ओके. एनीथिंग एल्स? टेक्नोलॉजी में, ओके. प्रोवाइडिंग लोन्स, ट्रेड, एनीथिंग एल्स? मैंने कहा ना, और वो डेप्थ नहीं है, डेप्थ है. डीबीटी, कर्जे का ट्रैप. ठीक है, एनीथिंग एल्स? मैंने कहा ना कि नेगेटिव नहीं. जैसे डेप्थ ट्रैप क्या है कि सार्केस्टिक वे में बता रहे हो, अच्छा है. सार्केस्टिक वे में नहीं. टेक्नोलॉजी कवर्ड. इकोनॉमी, मार्केटिंग, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. देखो, ऐसा है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो भी है, अब इसकी अच्छाई बुराई तो आज हमें पता चल जाएगी. बट ये जो भी है, ये क्या है? एक स्कीम है एक तरीके से. व्हाट इज इट? स्कीम विच चाइना वांट्स द अदर कंट्रीज टू सपोर्ट देम. वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में आकर वो लोग जो है चाइना को सपोर्ट करें. ठीक है ना. अब ये जो चीप प्रोडक्ट्स, अच्छा, सस्ते चीजें बनाने में, ओके. अब ये जो स्कीम है, इस चीज को दूसरे कंट्रीज के सामने जाकर अगर उनको सेल करना होगा तो क्या लगेगा? मार्केटिंग स्किल्स लगेगा. राइट नाउ, बेसिकली इफ वी सी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको है? ये इनफैक्ट पूरा ही फायदा किसको है? सबसे ज्यादा नहीं, पूरा ही फायदा किसको है? चाइना को है. बट फिर भी इतने सारे कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट को साइन तो किया है ना. दिस प्रोजेक्ट हैज बीन साइंड बाय द अदर कंट्रीज. युगांडा ने किया, श्रीलंका ने किया, बांग्लादेश ने किया, है ना. उसके बाद बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने किए, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज ने किए, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने किए. ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज है सब. ठीक है, स्पेन में मैड्रिड है. ठीक है, देन रशिया ने किया है. ठीक है, तो मैनी बिग कंट्रीज, इनफैक्ट वेरी वेरी बिग कंट्रीज, बिग नेम्स. ठीक है, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम मिडिल ईस्ट, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम साउथ एशिया, एवरीवन हैव साइंड दिस. ठीक है ना. तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना चाइना ने कि जिसके वजह से ये सारे लोग जो है उसके तरफ आकर्षित हो गए. लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसको है? सबसे ज्यादा क्या, पूरा ही फायदा किसको है? चाइना को. बट स्टिल इट वाज एबल टू कन्विंस द पीपल. ठीक है, टू कम एंड एनरोल फॉर द स्कीम. इसका मतलब वो लोग सबसे अच्छे किस में है? मार्केटिंग में.
ठीक है ना। तो ये किया कैसे उन्होंने, हाउ डिड दे कन्विंस, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऑल दिस आर द थिंग्स दैट विल बी आस्क्ड इन जीडी और लेक्चरेट, और मोर देन दैट उसको भाड़ में जाए वो सब, एसएसबी में आएगा आएगा वो अलग बात है, हमें खुद पता होना चाहिए कि ये है क्या, व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। तो अब इतना तो बता दिया मैंने आपको कि मार्केटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे है। हाउ डू यू थिंक दे मार्केट इट, क्या तरीका यूज करके वो मार्केटिंग करते हैं। अब मान लेते हैं कि मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, ठीक है, आई एम अ सेल्स पर्सन एंड आई हैव कम टू योर डोर, और मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे कन्विंस कर पाऊंगा, हाउ वुड आई बी एबल टू कन्विंस यू कि इस प्रोडक्ट को मैं आपको बेचूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा वो बताकर, या इस प्रोडक्ट को आप खरीदोगे कि आपको क्या फायदा होगा वो बताकर, व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल आई बी एबल टू मेक इट सेल टू यू। दूसरों को फायदा बताकर ना, कि आई हैव कम टू योर डोर, आई एम सेलिंग यू दिस प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को आप खरीदोगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। सो व्हेन यू आर कन्विंस्ड कि आपको ये सारे बेनिफिट्स होंगे, देन ओनली यू विल बाय। इफ आई टेल यू कि ये आप खरीदोगे तो मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे को बोनस मिलेगा, मेरी कंपनी मेरे को प्रमोशन दे देगी, वो सब बोलूंगा तो सामने वाला थोड़ी खरीदेगा। तो इवन दो दिस प्रोजेक्ट इज मेनली गोइंग टू बेनिफिट ओनली चाइना, but yet the people got convinced and bought it because of certain strategies that China used। तो उसमें क्या क्या बोला, सबसे पहले तो उसने अपने आप को जस्टिफाई क्यों किया कि why did we start this belt and road scheme, because it said कि हम लोग one of the oldest civilizations है, ठीक है, we are one of the oldest civilization in the world who had started trade। ये सारे दुनिया को वो अभी भी आज के डेट में भी प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जिसने ट्रेड स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब कोई नकार भी नहीं सकता, क्या इस फैक्ट को कोई नकार सकता है, नहीं, क्योंकि वो इस टाइम पे ले आते हैं अपना सिल्क रूट का कहानी। याद है वो जमाना जब हमने पहली बार सिल्क रूट बनाया था, जब तुम ट्रेड जानते भी नहीं थे क्या था, तो हम उस टाइम के ट्रेडर्स है। तो इससे क्या है, वो ग्रैब करते हैं कॉन्फिडेंस कि ये लोग नए खिलाड़ी नहीं है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे अपने आप को एज अ कस्टमर देखो, आप किसी ब्रांड को ट्रस्ट कब करोगे, वो जब एकदम नया नया खिलाड़ी होगा, जस्ट मार्केट में उतरा ही होगा उसको, या जो ऑलरेडी 20 साल 30 साल से अच्छा ब्रांड है, लोग उसको जानते हैं, उसके ऊपर, किसके ऊपर आपको ज्यादा भरोसा होगा। ऑब्वियसली बात है, जो ओल्डर ब्रांड होगा, जो बहुत सालों से मार्केटिंग मतलब मार्केट में चल रहा होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रस्ट। तो उसने अपने आप को ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो ट्रेड में आया, and they have already successfully created a trade network using Silk Route in the 5th century। ये था उनका पहला पॉइंट जिससे उन्होंने सामने वाले को कन्विंस किया। दूसरा, सी आई वांटेड टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा आप बताओ और कैसे कन्विंस किया होगा। What do you think? What are the other ways that China was able to convince? To make connections strong, they will develop infrastructure, okay? Development of infrastructure, एम्प्लॉय जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना, ओके, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपके लोगों को, एम्प्लॉयमेंट फॉर द कंट्री, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ओके, इससे तो लोगों को मनाना मुश्किल है ना, आपको क्या लगता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर वो बताएंगे अपने बारे में तो आई डोंट थिंक कि कोई भी मानेगा।
ठीक है, चलो, सो वी हैव गॉट सम पॉइंट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, चलो इन्होंने ये सही है, ठीक है, आपने जो बोला इससे भी उन्होंने मनाया है, मैं तो नहीं मानता, या इंडिया भी शायद नहीं मानती, बट देर आर सर्टन कंट्रीज जिनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के नाम से भी चीजें बेचाई है, ठीक है। टूरिज्म नहीं, ठीक है, नॉट बाय टूरिज्म, टूरिज्म से नहीं, ठीक है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू समवेयर और दी अदर बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड चीज है ये, टूरिज्म बूस्ट होगा ये किसी को नहीं बोला उसने, ठीक है। अच्छा, उनके बकरे कौन थे, ये तो हो गए कि किस तरीके से बताया, अब इनके बकरे कौन है, ये मार्केटिंग करने के लिए वो गए किधर, कैसे कंट्रीज को पकड़े उन्होंने, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, गरीब डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, जिनके पास पैसा नहीं है ये सब करने के लिए, तो उनको जाकर बड़े बड़े सपने दिखा कर है कि देखो तुम्हारे यहाँ पे अगर एक पोर्ट आ गया ना, तो फिर देखो इतने सारे पोर्ट्स, मतलब इतने सारे कंट्रीज तुम्हें अप्रोच करेंगे, तुम्हारे देश में चीजें आएंगी, तुम्हारे जो कंट्री में खुद के प्रोडक्ट्स है वो आप दूसरे कंट्रीज को बेच पाओगे, समझ रहे हो कितना तुम्हारा उन्नति होगा, तो इस तरीके से अच्छा अच्छा सब सब बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। फिर वो डेवलपिंग कंट्री बोलता है ये सब तो ठीक है, बात में तो आपके बहुत ज्यादा दम है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो चाइना बोलता है चिंता क्यों करते हो, हम है ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे वेल विशर, आइडिया दे रहे, पैसा भी देंगे, ठीक है ना। और जब जितने चीजें मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ ये सब जब हो जाएगा तो पैसा अपने आप तुम कमाने लगोगे, तुम्हारे पोर्ट जब चल पड़ेंगे तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा जितना हमने अभी यहाँ पे लगाया होगा तुम्हारे कंट्री को डेवलप करने के लिए, वो छोटा सा हिस्सा में निकाल के दे देना, बाकी तुम्हारा सारा पैसा खुद का रहेगा। हरी बात समझ में। सो दिस इज हाउ चाइना हैड एक्चुअली कन्विंस दिस पीपल, पूरा का पूरा उनका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा था, उन लोगों ने कभी भी अपना हिडन एजेंडा लोगों के सामने नहीं दिखाया, उनको ये नहीं बताया कि अगर हमने ये वन बेल्ट वन रोड स्कीम किया तो हमें क्या बेनिफिट होगा, उन्होंने हमेशा इन सारे डेवलपिंग कंट्रीज को क्या दिखाया कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, सब कुछ दिखाया। अब उन्होंने जब बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने सारा पैसा उन्होंने बोला कि हम खुद लगा रहे इसको करने के लिए, और जब इसमें से तुम्हें प्रॉफिट आने लगेगा उसमें से जितना पार्ट हमने लगाया बस उतना वापस कर देना, फॉर दैट दे गिव देम सम टाइम ड्यूरेशन, 4 साल का, कुछ 10 साल का, कुछ 2-3 साल का अगर कम खर्च किया हो तो, ठीक है, तो एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं, और उस टाइम ड्यूरेशन तक वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारा तो एकदम बिजनेस चल पड़ेगा, और जब नहीं चलता है और वो टाइम खत्म हो जाता है जितने में उनको लोन चुकाना था, तब वो क्या करते हैं उस कंट्री में वो मतलब जो भी उन्होंने पैसा लगाया था वो वापस नहीं कर पाते, पोर्ट को या एयरपोर्ट को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स का सवाल है, ये रिसेंट कौन से कंट्री का इसने एयरपोर्ट छीन लिया, रिसेंट कौन से कंट्री का चाइना ने OBOR के तहत, युगांडा, यस, ये युगांडा का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो कि चाइना ने छीन लिया, ठीक है। श्रीलंका काफी पुराना हो गया, और वो एयरपोर्ट नहीं, उधर हम्बनटोटा पोर्ट था, इट वाज अ पोर्ट, एयरपोर्ट इंडिया के पास है हम्बनटोटा का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, ठीक है। तो चाइना का वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी कैसा है, क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स। तो चाइना इसको कर क्यों रहा है, व्हाई इज इट डूइंग सो, ठीक है, उसके हिडन एजेंडास क्या है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, अपना मार्केटिंग करके कैसे रहा है ये। सो इट इज टॉकिंग अबाउट इट्स एंशियंट सिल्क रूट विच वाज डेवलप्ड बाय चाइना इन द 5th सेंचुरी, ठीक है, थ्रू विच ये सी से किसको कनेक्ट करता था, एशिया को, अफ्रीका को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को, ठीक है ना, दिस आर द प्लेसेस ये अपने आप को कनेक्ट करता था बाय द सिल्क रूट दैट इट हैड डेवलप्ड इन द 5th सेंचुरी। थ्रू सिल्क रूट इट यूज्ड टू ट्रांसफर प्रोडक्ट्स सच एज नूडल्स, जो कि बाद में यहाँ पे यूरोप में आकर वो स्पेगेटी बन गया, ठीक है, नूडल्स ही है जिसको फ्लैट कर दिया, चपटा कर दिया, तो स्पेगेटी बोलते हैं, दैट यू विल फाइंड इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो नूडल्स, पटाटोज, चिलीज, गार्लिक, ये सारी चीजें जो है चाइना से ये यूरोप में और बाकी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भेजा करता था। अच्छा, एक चीज याद रखना, पुराने जमाने में जब ये
सारा ट्रांसफर हो रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे सुएज कनाल नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो सुएज कनाल। सुएज कनाल 1800s में बना है, 1853 से 1863 के बीच में। ठीक है, तो ये तो 5th सेंचुरी की बात हो रही है। सो देयर वाज नो सुएज कनाल एंड ऑल्सो द रूट फ्रॉम यूरोप अक्रॉस अफ्रीका, ऐसे नीचे से, मान लो कि अफ्रीका इधर तक है, तो अफ्रीका से नीचे से घूमते हुए इंडिया आना, ये रूट भी लोगों को नहीं पता था। ठीक है, मतलब बेसिकली मान लो कि ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, तो ऐसे पूरा अफ्रीका से घूमते हुए ऐसे नीचे से यहाँ पे एशिया को कनेक्ट करना, दिस वाज नॉट नोन टू द पीपल। ठीक है, इन द 5th सेंचुरी। ठीक है, ये जो रूट है ये वास्को ड गामा ने फाइंड किया था, जब वास्को ड गामा 1498 में इंडिया आए। ठीक है, तो पहले ट्रेड कैसे होता था, चाइना से सामान निकलता था रोड से, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, बाय रोड, फिर वो यहाँ से उसको शिप से ले आता था, फिर यहाँ से ये बबल मंदेब से लेकर ये यहाँ से इजिप्ट में आता था, इजिप्ट में फिर से रोडवेज यूज करता था, रोडवेज से फिर ये इस किनारे पे लाता था, फिर मेडिटेरेनियन सी में फिर से सी से ट्रांसफर करके यूरोप जाता था। अब इसमें दिक्कत क्या है, यूरोप से ऐसे घूम के आने में क्या दिक्कत है, मतलब अगर घूम के आ रहा है उससे तो शॉर्ट ही पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम इधर ये है कि इसमें एक बार रोडवेज, फिर एक बार वाटरवेज, फिर वापस से रोडवेज, और फिर से एक बार वाटरवेज में खर्चा बहुत आता था। सो मेनी मीडियम्स ऑफ ट्रांसफर यू आर यूजिंग, सो इट इज क्वाइट कॉस्टली फॉर द पीपल। इसके वजह से जो वास्को डा गामा ने बाद में जो सी रूट डिस्कवर किया था, उसके वजह से दैट वाज द मेन रीजन व्हाई चाइना का सिल्क रूट फेल्ड एट दैट टाइम। ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इन द 15th सेंचुरी चाइना का ये जो हम लोग आज सिल्क रूट देख रहे हैं ये बंद हो गया था। ठीक है, क्योंकि फिर यूरोपियंस ने और भी रास्ते निकाल लिए थे एशिया को कनेक्ट करने के लिए। चाइना का सिल्क रूट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस न्यू वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो चाइना क्या बोल रहा है, चाइना बोल रहा है कि हम लोग वो जो पुराने जमाने में हम करते थे उसी को फिर से नए तरीके से उभारना चाहते हैं। इसको हमने नया नाम दिया, क्या, एक बेल्ट एक रोड। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट मतलब क्या, बेल्ट मतलब द सिल्क रूट विच इज लैंड बेस्ड, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट विच इज बेसिकली लैंड बेस्ड। और यहाँ पे जो रोड है, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एक्चुअल में रोड है वो एक्चुअल में रोड है नहीं। ठीक है, ये जो वन बेल्ट वन रोड है, दिस रोड इज एक्चुअली सी। तो जहाँ पे रोड बोला है वो रोड नहीं है, वो सी है, और जहाँ पे बेल्ट बोला है वो रोड है। तो ये याद रखना। ठीक है, many people get confused over here. So this belt which you can see is actually the land based route and the road which you can see is the sea based route. ठीक है, अब इससे वो लोग किसको कनेक्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू कनेक्ट चाइना विद द सेम कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, यूरोप, सम पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो यही 4-5 जगहों को जो वो लोग पुराने जमाने में करते थे, वही 4-5 जगहों को ये आज भी कनेक्ट करना चाहते हैं। ये सारे गरीब देश इधर ही है। ठीक है ना, तो ये अनाउंस किसने किया था, चाइनीज प्रीमियर ने। याद रखना, चाइना में कोई प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ही इज कॉल्ड एज प्रीमियर। ठीक है, तो वहां का जो हेड है ही इज कॉल्ड एज प्रीमियर, चाइनीज प्रीमियर, जिसका नाम है जाई जिनपिंग। ठीक है, जाई जिनपिंग। ठीक है, इसको तो सब लोग जानते ही है। इसने सितंबर 2013 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को प्रपोज किया था। तो इट वाज अनाउंस्ड बाय जाई जिनपिंग इन 2013 का सितंबर। एम क्या बताया था, कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन दिस नेशंस। तो किसको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विथ यूरेशिया। ठीक है, यूरोप एंड एशिया को मिलाकर यूरेशिया, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विथ यूरेशिया। ठीक है, तो चाइना का ऑफिशियल नेम क्या है, कई बार ये पूछा जाता है। तो 2 नाम देखे होंगे आपने कई। ठीक है, वन इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड अदर इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या ये दोनों सेम है, और दिस टू थिंग सेम, नो, ये जो है ये है मेनलैंड चाइना, और ये जो है ये है ताइवान। ठीक है, ये है ताइवान
रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये है मेनलैंड चाइना। तो ये दोनों अलग क्यों है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? What is the main difference between them? What we'll do is we'll use some codes. If you don't know something, it's quite difficult to write everything, sir. ये नहीं पता, वो पता है, ऐसा. तो when I ask you something you don't know, write 0. So I'll get to know कि ये नहीं पता, बता दूंगा. What is the main difference between the two? गवर्नमेंट सेपरेट हुआ था ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट. वो कॉन्फ्लिक्ट किस लिए हुई थी? वही इसका एक्चुअल में आंसर है. दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज ड्यू टू व्हाट? ओके. तो बेसिकली ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये कम्युनिस्ट है. इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कि माजोडोंग. ठीक है, माओ कम्युनिटी, राइट, माजोडोंग. ठीक है, माओ जो है वो माजोडोंग का शॉर्ट फॉर्म है. तो ये माजोडोंग इसका हेड था. ठीक है ना. और ताइवान जो है ये नेशनलिस्ट है. ठीक है, ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है. तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आप कह सकते हो कि एक तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहता था. ठीक है, ये कम्युनिस्ट है मतलब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी चाहता था. ये नेशनलिस्ट है मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहता था. दोनों एकदम साउथ पोल नॉर्थ पोल के तरह ऑपोजिट्स है. ठीक है, तो इनके बीच में विवाद हुआ. एक माजोडोंग था और दूसरे तरफ जो है उसका नाम मैं भूल गया, sun यat-sen था. ठीक है, नेशनलिस्ट में sun यat-sen था और कम्युनिस्ट में माजोडोंग था. ठीक है, तो sun यat-sen और माजोडोंग दोनों लड़ पड़ते हैं. ठीक है, तो इन द ईयर 1926 ये कम्युनिस्ट वालों ने बहुत खतरनाक शांघाई में हत्याकांड कर दिया था. कम्युनिस्ट वालों का एकदम मतलब उसको नील डाउन करके सारे सर्वर काट दिए थे. ठीक है, ये 1926 में नेशनलिस्ट वालों ने कम्युनिस्ट को धोया. तो फिर क्या हुआ कि 1950 में रशिया की मदद से, क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट है, रशिया की मदद से कम्युनिस्ट ने नेशनलिस्ट को धोया. ठीक है, तो धोते धोते क्या हुआ कि चाइना के एकदम किनारे पे लाए और किनारे से वो फार्मोसा विच इज करेंट डे ताइवान, ताइवान में नेशनलिस्ट को भेज दिया. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि आज चाइना एक वन चाइना पॉलिसी बोलता है. क्योंकि बेसिकली क्या हुआ कि जो sun यat-sen था, जब चाइना ये ताइवान चला गया तो ताइवान जाके बोलता है कि दिस इज चाइना. ये जो हमारा ताइवान है ये चाइना है, और ये जो है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये अभी हमसे रूठा हुआ है, कुछ दिनों में ये मान जाएगा, हमारी तरफ आ जाएगा और हम एक हो जाएंगे. बट ये जो ताइवान है फिलहाल ये चाइना है, ऐसा sun यat-sen बोला. दूसरी तरफ माजोडांग बोला कि ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना है, ताइवान कुछ नहीं है, ये कुछ दिनों में हम इसको ओवरटेक कर लेंगे, इसको ओवर पावर कर लेंगे. और दोनों ही अड़े रहे और दोनों का ही कुछ नहीं हुआ. ठीक है ना. फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अप टिल 1971 द वर्ल्ड कंसिडर ताइवान टू बी द ओरिजिनल चाइना. 1971 तक. ठीक है ना. हमारे जवाहरलाल नेहरू पीछे पड़े रहे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील ट्रीटी साइन की थी माजोडांग के साथ. ठीक है ना. तो जवाहरलाल नेहरू पूरे वर्ल्ड के पीछे पड़े रहे कि आप जो है इस मेनलैंड चाइना को मान्यता दो, ये ताइवान कुछ नहीं है, ये फार्मोसा कुछ नहीं है. ठीक है, लेकिन वर्ल्ड जो है ताइवान को मानती थी 1971 तक. 1971 में जाकर फाइनली जवाहरलाल नेहरू की इतनी एड़ी चोटी की जो वो थी, क्या बोलते हैं, मशक्कत थी, वो काम आई. और 1971 में all the countries gave People's Republic of China the मेन अथॉरिटी और ताइवान को उसका सब पार्ट मानती है. और वहीं से चाइना ने डेवलप किया अपना वन चाइना पॉलिसी. जो भी चाइना के साथ ट्रेड करती है चाइना उनको वन चाइना पॉलिसी साइन करवाती है कि आप ये मानोगे कि ताइवान और मेनलैंड चाइना सेम है. अगर आप इस पर साइन नहीं करोगे आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे. और इंडिया भी उसकी सिग्नेटरी है. ठीक है, वन चाइना पॉलिसी की. ये बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? इफ थिंग्स आर क्लियर प्रेस 1.
If you have doubt, press 0. ठीक है, तो मेन कनेक्टिविटी बिटवीन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, इनके साथ जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन बनाएगा. सो दिस इज द मेन एम दैट दे प्रमोट देयर मार्केटिंग थ्रू. लोगों के सामने जाएंगे, उनके दरवाजे पे जाके बोलेंगे ना कि प्रोडक्ट लाए आपके लिए. तो इनका प्रोडक्ट क्या है? कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन. किसके बीच में? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विथ यूरेशिया, विच इंक्लूड्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप. ठीक है. नाउ दिस इनिशिएटिव पासेस थ्रू द लैंडलॉक सेंट्रल एशियन नेशंस. लैंडलॉक सेंट्रल एशियन नेशन जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे. एंड लिटोरल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, ठीक है, कंबोडिया, लियोस, ये सारे कंट्रीज. लिटोरल का मतलब जिनके पास कोस्ट होता है. ठीक है, दोज हु हैव कोस्ट. और लैंडलॉक मतलब आपको पता ही है, जिनके पास कोई कोस्ट नहीं होता, लैंड से लॉक्ड है चारों तरफ से. तो लिटरल मतलब दोज हु हैव कोस्ट, एंड लैंडलॉक मतलब दोज हु डोंट हैव कोस्ट. ठीक है, तो इनसे जा रहा है. नाउ व्हाट इज चाइना कंस्ट्रक्टिंग? तो चाइना इज बेसिकली फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. वो इन कंट्रीज को कह रहा है कि अगर आपका इंफ्रा अच्छा होगा तो आपके कंट्री में दूसरे लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आप अपने कंट्री से जो एक्सपोर्ट कर पाओगे, आप अपने कंट्री में इंपोर्ट ले पाओगे. तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को मार्केट किया. तो इसके लिए आपको क्या जरूरत है? हाई स्पीड हाईवेज की जरूरत है, ताकि आप अपने कंट्री के सेंटर से एकदम एंड तक इजीली पहुंच जाओ. ठीक है, तो हाईवेज. उसके बाद रेल रूट्स. ठीक है, अब चाइना ने बहुत लंबे लंबे रेल लाइन प्लान किए. दिखाता हूँ आपको. ये आपका मैड्रिड स्पेन. ये मैड्रिड स्पेन से लेकर यहाँ से आपको दिख रहा है ये डॉटेड लाइंस, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा रेलवे लाइन है. ठीक है, मैड्रिड स्पेन से लेकर चाइना के अंदर अंदर तक. ठीक है, ये एक सिंगल रेलवे लाइन है जहाँ पे 26 से 29 डेज के बीच में ट्रेन पहुंचती है सामान लेकर. ठीक है ना. अब 26 से 29 डेज की जर्नी करके सामान लेकर पहुंचना, क्या ये सही है? यस, सही है. क्यों? क्योंकि अगर यही चीज सी से कर रहे होते ना तो और ज्यादा समय लगता. तो 60 डेज 70 डेज लग जाता. ठीक है ना. ट्रेन आर फास्टर एंड द रूट इज ऑल्सो शॉर्टर. समुंदर से घूम कर आते हैं अफ्रीका से होते हुए, फिर उसके बाद इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए, फिर साउथ चाइना सी से जाकर अगर चाइना जाते तो इट वुड हैव बीन अ लॉन्ग जर्नी. तो 60-70 दिन लग जाते हैं, जिसको इन्होंने कम करके 26 से 29 दिन कर दिया है. ठीक है. फिर एक रेलवे लाइन उन्होंने मॉस्को तक बनाई है, यहाँ से लेकर मॉस्को तक. और फ्यूचर में एक और रेलवे रूट वो लोग बनाना चाहते हैं यहाँ से तेहरान तक. ठीक है, तेहरान मतलब ईरान का कैपिटल. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रेलवे रूट्स बनाकर अपना. अब देखो यहाँ पे हिडन एजेंडा आपको दिख रहा होगा. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज द एशियन मार्केट हैज बिकम सैचुरेटेड. चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन वो अपने कंट्री में अपने ही सामान को कितना फ्लड करेगा? वहाँ की पॉपुलेशन कितना खरीदेगी? रोज रोज तो नहीं खरीदेगी. तो चाइना हो गया सैचुरेट. इंडिया ऑलरेडी फ्लडेड है, इंडिया भी हो गया सैचुरेट. ठीक है ना. अब एशिया में और इतना कोई भी बड़ा कंट्री नहीं है जहाँ पे ये लोग अपने सामान को बेच पाएंगे. सब या तो गरीब कंट्रीज है या तो उनकी पॉपुलेशन कम है. अब इनको चाहिए बड़ा मार्केट. नाउ दे वांट मोर पीपल टू बाय देयर सब्सटेंसेस. अब वो बड़ा मार्केट उनको तब मिलेगा जब वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में सस्ते में प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि यूएस भी सेम सामान बेचता है. यूएस भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, सब कुछ बेचता है, एप्पल के प्रोडक्ट्स वहां से भी आते हैं, बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. नाउ इफ चाइना हैज टू compete them, it has to give it in a lower cost. अब कॉस्ट कैसे बचाएंगे? अब अगर जो सामान चाइना रेल से भेज रहा है मैड्रिड स्पेन में, उसको अगर समुंदर के रास्ते भेजते, नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगता, कॉस्ट ज्यादा लगता. ठीक है ना. और वो फिर compete करना मुश्किल हो जाता. अभी क्या है कि वो इन ट्रेन के जरिए अपने सारे सस्ते सामान को इसमें भरकर तुरंत भेज देता है उन कंट्रीज में. ठीक है ना, जिसके थ्रू उनको बहुत बड़ा सा मार्केट मिल गया है. रशिया एक मिल गया है, मैड्रिड स्पेन मिल गया, अब तेहरान मिल गया है. तो इस तरीके से क्या है कि नाउ दे आर एबल टू सेल देयर वेरी चीप प्रोडक्ट्स टू दिस कंट्रीज मच क्विकर एंड ऑल्सो इन मच लोअर रेट देन द वेस्टर्न कंट्रीज. तो इस तरीके से चाइना को डायरेक्ट फायदा हो गया. और वो उनको बोलता है कि देखो, यूएस तुमको इतने दिन में देगा, मैं तुमको इतने दिन में बना के दे दूंगा. इसलिए क्या है कि चाइना से डील पक्की हो जाती है इनकी. सो दैट इज वेयर दे से कि हमारे साथ आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव साइन कर लो,
ताकि आपको हम लोग ये सामान जल्दी से जल्दी सस्ते में पहुंचा सके। स्पेन ने इसलिए साइन किया, ठीक है ना, दिस इज व्हाई दे हैव साइंड, क्योंकि उनको सस्ते में चीजें मिल रही है, जो कि अगर यूएस से आता तो ज्यादा समय लगता और ज्यादा महंगा होता, ठीक है ना। तो हाईवेज और रेलवे नेटवर्क्स ये गरीब देशों के लिए नहीं है, ये अमीर देशों के लिए है। जहां पे ये कहते हैं कि आपको यूएस के कंपैरिजन में हम सस्ते में देंगे और जल्दी देंगे, तो दिस इज फॉर अमीर कंट्रीज। समझ आ रहे हैं यहां तक? ओके। अब गरीब कंट्रीज में क्या करता है? अब गरीब कंट्रीज में जाएगा, गरीब कंट्रीज में जाकर ये पोर्ट्स का लालच देगा कि भाई देखो तुम्हारे पास बहुत सारी क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है, इन नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करोगे? इसको अगर आप बना भी देते हो कोई फिनिश प्रोडक्ट, उसको आप बेच नहीं पाओगे। तो बेचने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको इंटरनेशनल पोर्ट्स चाहिए। तो वो पोर्ट्स हम तुम्हारे लिए बना कर देंगे, सारा पैसा हम लगाएंगे, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हमें बड़ी खुशी होगी, हम आपके सेवा में हाजिर हैं। तो सामने वाला बड़ा इंप्रेस हो जाता है उसके ओपनिंग लाइन से और साइन कर देता है, और वो फंस जाता है बाद में। फिर गैस पाइपलाइंस, इस गैस पाइपलाइन से देखो आपको यहाँ पे जितने भी ये मैप देखो, मैप में जितने भी आपको ग्रीन जोन्स दिख रहे हैं ये सारे गैस पाइपलाइंस, ठीक है। तो ये गैस कनेक्टिविटी ये रशिया से और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से वो अपने देश में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि अगर पुराने जमाने में आपको ये गैस बेचने होते तो आपको क्या करना पड़ता? कंटेनर लेना पड़ता, ठीक है। वो कंटेनर में आप उसको पहले लोड करते, लोड करने के बाद उसको रोडवे से भेजते और फिर जिस कंट्री में जाता वहां पे उसको अनलोड करते। इन सब में 3 बार का खर्चा आता। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को साइन करते हैं। उसके थ्रू सारा का सारा जो चीज है वो एक बार में पाइप के जरिए जिस कंट्री से जिस कंट्री जाना है वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतना खर्चा कौन देगा? हम देंगे, वी आर देयर फॉर यू। तो इन्होंने गैस पाइपलाइंस बना दिए। कहाँ से? यहाँ पे उज्बेकिस्तान से चाइना तक, ठीक है। फिर रशिया से चाइना तक, रशिया के अलग अलग पार्ट से चाइना तक इनफैक्ट। इस तरीके से क्या है कि उनका खर्चा उन्होंने कम कर दिया ट्रांसपोर्टेशन का और ज्यादा प्रॉफिट दे दिया। और बदले में चाइना को क्या मिला? चाइना को तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहता है, बिकॉज इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। कोई भी चीज जब मैन्युफैक्चर होती है इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड फॉर दैट एनर्जी डिमांड्स चाइना को भी महंगी चीज से वो नहीं होता ना, फिर मतलब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करवा दिया। इस पाइपलाइन के थ्रू जो पेरेंट कंट्री है उन पेरेंट कंट्री का भी कॉस्ट कम होगा और चाइना को भी सस्ते में चीज लंबे समय के लिए मिल जाएगी। जब तक वो कंट्री इस प्रोजेक्ट में जुड़ा रहेगा तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एनर्जी क्राइसिस कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से चाइना ने इन सारे कंट्रीज को अपने क्या बोलते हैं प्रपोजल में फंसाया, ठीक है। अब तक चीजें अच्छी दिख रही होंगी, अब तक मैंने जो चीजें बोली है, ठीक है, दे वर क्वाइट लॉजिकल। मतलब अगर सामने वाले को समझाओगे तो समझ ही जाएगा, उसको भी दिखेगा हाँ मेरा भी फायदा हो रहा है इसमें। तो चाइना का जो हिडन एजेंडा था वो तो किसी को सामने नहीं दिखा, लेकिन वो हिडन एजेंडा वो अपने आप फिलफिल कर रहा है। कैसे वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये है बीजिंग, ठीक है, देयर कैपिटल। ये सारे एरियाज में, ठीक है, मेन सारे एरियाज में इसको जो ऑयल चाहिए होता है ये ऑयल लेकर आता है अपने मिडिल ईस्टर्न कंट्री से और अफ्रीकन कंट्री से। तो इसके लिए इसने पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा नेटवर्क बना रखा है, ठीक है। ये सब ऑयल ट्रेडिंग रूट्स है जो आपको ब्लैक में दिख रहा है, दिस आर ऑल ऑयल ट्रेडिंग रूट्स। तो ऑयल ट्रेड करने के लिए इन्होंने 2 रास्ते बनाए। एक रास्ता जहाँ पे ये ईरान से तेल लेंगे, स्ट्रेट ऑफ होमरूज से निकालकर इसको ग्वादर पोर्ट भेजेंगे और वहां से बाई रोड सीपीईसी के थ्रू ये यहाँ पे काशगर में आएगा, ठीक है। तो ये बाई रोड इस तरीके से यहाँ काशगर में इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये है रूट नंबर 1। बट इसमें इंडिया जो है ऑब्जेक्ट कर रहा है एज यू नो सीपीईसी पे, जिसके लिए इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ से बनाया। ये ऑल्टरनेटिव रूट जो है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होकर यहाँ से हांगकांग, शंघाई और यहाँ तक पहुंचेगा, फिर अंदर से बाई रोड वो इधर पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो दिस आर द 2 मेन रूट्स थ्रू विच दे आर गोइंग टू ट्रेड फॉर देयर ऑयल।
तो ये 80% अभी तक का जो ऑयल है ये लोग अभी ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास करवा रहे हैं। ये सीपीईसी पे अभी इंडिया ने जो है काफी कड़ी नजर रखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, एक तो आपको पता ही होगा, इंडिया हैज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन दिस एरिया। क्या नाम है उस जगह का, इंडिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड? सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा, जस्ट सियाचिन ग्लेशियर के साइड में इंडिया हैज क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट एयरफील्ड। क्या नाम है उसका? सियाचिन इज हाईएस्ट बैटलफील्ड जहाँ पे आर्मी तैनात है, और हाईएस्ट एयरफील्ड यहाँ पे इंडिया ने अपना C-130J हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर तैनात कर रखा है, और जरूरत पड़ने पे वहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट भी जा सकते हैं। दिस इज दौलत बेग ओल्डी। DBO भी बोलते हैं इसको, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट एयरफील्ड वेयर वी हैव C-130J एंड C-17 ग्लोब मास्टर प्लेस्ड ओवर देयर। जिस मतलब अभी इंडियन एयरफोर्स भी है और इंडियन आर्मी भी है, नेवी तो हो नहीं, मतलब वहां पे नेवी की जरूरत भी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे सीपीईसी से वो ज्यादा चीजें नहीं ट्रांसफर कर रहा, ठीक है ना। तो इसलिए 80% इनका सारा जो ट्रेडिंग है वो अभी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है, ठीक है। लेकिन अभी इसकी भी बैंड बजा दी है इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे इंडोनेशिया से परमिशन लेकर यहाँ पे इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है साबांग पोर्ट। और साबांग पोर्ट जो है, इट इज एट द माउथ ऑफ मलक्का स्ट्रेट। ये ऐसे जगह पे कंस्ट्रक्ट किया है कि अभी इंडोनेशिया से इंडिया ने परमिशन लिया है कि हम लोग इस पूरे पोर्ट को वो करेंगे, संचालन करेंगे। फॉर दैट आपको जितने पैसे लेने ले लो। तो इंडोनेशिया मान गया, बिकॉज इंडिया इंडोनेशिया का उसमें पार्टनर है, क्या बोलते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पार्टनर है। सो बिकॉज ऑफ दैट सबांग पोर्ट का पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथ में देने से यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट पे अभी इसको थ्रेट हो गया है। किसको? चाइना को। अब वो क्या कह रहा है, इंडोनेशिया को कह रहा है कि अगर तुमने मलक्का स्ट्रेट खाली नहीं करवाया तो ये नीचे से, ऐसे इंडोनेशिया दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ कुछ आइलैंड्स है, छोटे छोटे। बोलते हैं कि हम यहाँ से तुम्हें काट कर रास्ता बना देंगे। इसकी धमकी दे रहा है अभी चाइना, ठीक है। किया नहीं अब तक कुछ, बट धमकी दे रहा है। स्टेट ऑफ मलक्का नहीं खाली करवाया, उसका परमिशन अगर तुमने इंडिया से नहीं छीना तो हम लोग वहां से काट कर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। समथिंग लाइक स्वेज कनाल बना देंगे। ऐसा सिर्फ धमकी है, अब तक किया नहीं है कुछ। सो दिस आर द वेज बाय विच चाइना ऑब्टेन्स हिज ऑयल सो फार, ठीक है ना। तो ये है इनका वन बेल्ट वन रोड का पूरा मैप, जहाँ पे ये जो ग्रीन वाले है वो गैस पाइपलाइंस है, जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं वो उनके ट्रेन रूट्स है, और जो आपको रेड दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये 6 हाईवेज है दैट दे वांट टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना। अलग अलग जगह जा रहा है, एक जा रहा है यहाँ से तेहरान में, एक जा रहा है ग्वादर में, ठीक है, एक जा रहा है यहाँ से मॉस्को, एक जा रहा है यहाँ से साउथ ईस्ट में, ठीक है, एक जा रहा है यहाँ से ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया। तो दिस आर 6 हाईवेज बाय विच इट वांट्स टू कनेक्ट वेरियस प्लेसेस, ठीक है। एक इन्होंने मॉस्को तक भी ट्रेन लाइन बनाई है, यूवू से लेकर मॉस्को तक, ठीक है, विच अगेन कंटिन्यूज एंड गोज टू मैड्रिड, ठीक है। ये ट्रेन लाइन है इनकी, ये वो ट्रेन है जो चाइना से चल के मैड्रिड जाती है, ठीक है। फिर ये तेहरान का है, ये तेहरान का भी फ्लैग ऑफ हो चुका है, दिस इज द ट्रेन। और ये कौन कौन से कंट्री से पास होते हुए जाएगी ये उसका फोटो है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनका न्यू सिल्क रूट या ये OBOR का मैप थोड़ा सा शॉर्ट में देखना चाहे
सो दिस आर द कंट्रीज, ठीक है, जहाँ पे ये कनेक्ट करता है। अब ये कई बार पूछा जा सकता है किसी रिटर्न एग्जाम में, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? वो जियान में है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ OBOR, जियान चाइना, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर ये जिनुआ नाम का इनका न्यूज का वो है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि चाइना ज्यादातर किसी भी न्यूज एजेंसी को परमिशन नहीं देता है कुछ भी लीक करने के लिए, बट दिस इज चाइना का जिनुआ, जिनुआ नाम की उनकी न्यूज एजेंसी है, उनके थ्रू OBOR का मैप जो निकाला हुआ है, दिस देयर मैप, जिसको द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने न्यूज कटिंग में डाला था, न्यूज़पेपर में डाला था, ठीक है। दिस इज जिनुआज मैप ऑफ चाइनाज OBOR। तो जिनुआ चाइना का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है, ठीक है, इन्होंने लीक कर दिया था ये। नाउ एम्स व्हिच आर स्टेटेड बाय चाइना टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये वो है जो चाइना दूसरों को बोलता है, क्या? वी वांट टू रिवाइव द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट, ठीक है, हम हैं जो पुराने खिलाड़ी है, नए नहीं आए हैं, हम पे भरोसा करो, ये वो है। टू रिवाइव चाइनास कल्चरल हेरिटेज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो कल्चर था जो पुराने जमाने में 5th सेंचुरी में चलता था, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हम सभी के साथ जो है ट्रेड और कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड लिंक ट्रेड फैसिलिटीज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर मैप को देखो तो पहले क्या हो रहा था कि चाइना से इनके एंड तक रेल लाइन अलग होती थी, ब्रॉड गेज की होती थी, जहाँ पे एकदम हाई स्पीड ट्रेन चलते थे। फिर वहां से मान लो कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जितने भी है, यहाँ पे नैरो गेज सर्विसेज है, जो कि हाई स्पीड नहीं है, मतलब अलग ट्रेन होगी। इसका मतलब सामान पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर उस सामान को फिर से अनलोड करके दूसरे में डालना पड़ेगा, फिर वो एक और ट्रेन से इधर तक आएगा, फिर वापस से अनलोड करके दूसरे एक और ट्रेन में डालेंगे, फिर वहां से वो यूरोप में जाएगा। इससे क्या हो रहा है, एक बार मतलब देख रहे हो 6 बार सामान को उतारना और चढ़ाना पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरा, टाइम ज्यादा लग रहा है। तीसरा, जितने बार वो उतरेगा और चढ़ेगा उसमें क्या होगा कि कस्टम ड्यूटीज भरनी पड़ेगी उतने बार, कि जिस जिस कंट्री में आप सामान उतारते हो कस्टम ड्यूटीज भरनी पड़ती है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एक कंटिन्यूस ट्रैक नहीं है। अगर मान लेते कि यहाँ से लेकर एकदम मैड्रिड स्पेन तक, या जियान से लेकर मैड्रिड स्पेन तक एक कंटिन्यूअस लाइन बन जाए जिसमें सेम ट्रेन चल सके, सामान ना उतारना पड़े, तो एक तो टाइम बच जाएगा, ठीक है, दूसरा कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, तीसरा पूरा कनेक्टिविटी एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। सेम फॉर द पोर्ट्स, आप जिस जिस कंट्री में ये लोग अपने शिप से सामान भेजते हैं, हो सकता है कि सबके पास सेम पोर्टिंग फैसिलिटीज ना हो। शिप हो सकता है बहुत बड़ा हो, जिस कंट्री के थ्रू जा रहा है वहां पे पोर्ट बहुत छोटा हो, इसको हार्बर नहीं करवा सकते। तो अगेन फिर क्या करना होगा, बड़े शिप से छोटे छोटे शिप्स में चीजों को ट्रांसफर करके फिर उन कंट्रीज में भेजना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई दे वांट टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेड फैसिलिटी इन ऑल द कंट्रीज इन विच दे वांट टू ट्रेड इन फ्यूचर, ठीक है ना, ताकि क्या है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा कस्टम ड्यूटी ना देना पड़े, समय बच जाए। और बार बार क्या होता है ना कि जब आप उतारते हो फिर से चढ़ाते हो तो उसमें डैमेज भी हो जाते प्रोडक्ट्स, तो वो सब जो है लॉसेस भी थोड़े से मिटिगेट हो जाए। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट चाइना प्रॉमिस द वर्ल्ड। एंड देन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। ये फाइनेंशियल इंटीग्रेशन क्या है? जैसे आपको EU पता होगा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन हैज 28 कंट्रीज इन इट, ठीक है ना। तो क्या है कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में क्या चलता है, यूरो चलता है, ठीक है। अभी इसमें से हाल फिलहाल में ही वो निकला है, ब्रिटेन निकला है, तो आपने सुना होगा ब्रेग्जिट, ठीक है, इसमें से जो है ब्रिटेन निकल गया EU से। उसी तरीके से जिस तरीके से EU फंक्शन करता है, इनके बीच में क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेंसी है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल द पॉलिसीज है, जिसके वजह से इनके आपस के 28 कंट्रीज में ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। सेम थिंग चाइना वांट्स टू डू इन दिस रीजन, ठीक है, मतलब मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अफ्रीका में,
साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, इन सारे एरियाज को मिलाकर ये फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करना चाहता है। स्टैंडर्डाइज मेजर्स रहे, स्टैंडर्डाइज करेंसी रहे, ताकि क्या है कि ईयू के तरह हमें भी एक करेंसी में ट्रेड करने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से चाहता है। तो ये तो वैसे बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है इनका। दिस प्लान इज 60 to 70 ईयर्स बाद का प्लान। तो ये सारी चीजें होंगे तो कहता है कि अपने आप फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द एजेंडाज दैट चाइना प्रोमिसेस द वर्ल्ड थ्रू OBOR। नाउ इसके हिडन एजेंडा क्या है? तो सबसे पहला तो है कि इसको डोमिनेंस चाहिए, इसको सुपर पावर बनने का। और वो एक्चुअल में माजुडांग ने पहले ही बोल दिया था। इन 1950 माजुडांग हैड प्रपोज सर्टेन थिंग्स, जिसमें से एक है पॉ एंड फिंगर पॉलिसी। पता है किसी को इसके बारे में? माजुडांग का 1950 का पॉ एंड फिंगर पॉलिसी। 5 finger is a different thing. Tibet, Sikkim and all, yes, right. So what Mazodong had proposed in 1950 is, वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ मैं, को कंसेप्ट पता है, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, 1950 में माजोडोंग ने ये कहा था कि जो टिबेट है ये हमारा पॉ होगा। जैसे हाथ होता है ना, हथेली, ये फिंगर्स हो गए, तो ये वाला जो है दिस इज टिबेट। और 5 फिंगर्स, तो 5 फिंगर्स कौन कौन से? एक है लद्दाख, ठीक है, एक है अपना नेपाल, एक है भूटान, एक है सिक्किम और एक है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से जो है ये पॉ एज चाइना एंड नेबर्स एज स्मॉल फिंगर्स, नहीं, टिबेट एज पॉ। तो टिबेट को वो 1959 में कैप्चर कर चुके हैं। लद्दाख के ऊपर आप देख ही रहे हो क्या चलता है। सिक्किम में भी वो लोग बार बार घुसपैठिया करते ही रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को तो अपना ही मानते हैं। दे कंसिडर टू बी लोअर टिबेट, दे डू नॉट कंसिडर इट एज इंडियन टेरिटरी। तो PM मोदी अगर वहां जाते हैं कभी विजिट करने, तो हमेशा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं। हरी बात समझ में? तो ये चीज बताई थी माओजेडोंग ने, ये एक है। दूसरा है, माओजेडोंग सेड कि हम लोग अभी साइलेंट रहेंगे, ठीक है, विल बी साइलेंट नाउ, विल वर्क हार्ड फॉर 70 ईयर्स। 1950 से 70 ईयर्स कितने होते हैं? विल वर्क हार्ड फॉर 70 ईयर्स। and after 2020 show the world what we are। ठीक है, दिस वाज टोल्ड बाय देयर फर्स्ट प्रीमियर माओजेडोंग। ठीक है, तो अभी ये फिंगर वाला तो सीन आपको दिख ही रहा है। इन लोगों ने गलवान में लास्ट ईयर अटैक किया, लद्दाख रीजन में। ठीक है, सिक्किम में भी जो है हमारे एक लेफ्टिनेंट ने उनके लेफ्टिनेंट कर्नल को मार दिया था, आपने सुना होगा, मुंह तोड़ दिया था उसका। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठिया करते ही रहते ये। ठीक है, ये तो कर ही रहे। साथ ही साथ 2020 में ही आपने देखा कि चाइना US का ट्रेड वॉर हुआ था। ठीक है, 2020 में ही कोरोना आया और इनकी GDP पॉजिटिव 3.2 थी और पूरे वर्ल्ड की नेगेटिव में थी। ठीक है, और तब से लेकर अभी तक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है कोरोना। जब भी थोड़ी सी शांति मिलती है तो कुछ ना कुछ आ जाता है नया। नाउ आई वाज लिसनिंग टू अनदर थियरी, आई विल रिसर्च ऑन दैट मोर एंड टेल यू अबाउट दैट। ये साउथ अफ्रीका का भी जो नया वेरिएंट है ना, तो ये उस जगह से निकला है, ऐसा मेरे को किसी ने बताया कि जिस जगह पे चाइनीज लैब था। ठीक है, इट हैज कम फ्रॉम अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका वेयर द चाइना हैड देयर लैब। अब हर चीज चाइना से निकलेगा तो उनके ऊपर उंगलियां उठेगी, इसलिए दे आर लीकिंग इट फ्रॉम अदर प्लेस। ऐसा सिर्फ सुना है, आई हैव टू डू माय ओन रिसर्च देन आई विल टेल यू।
कितना सच है वो, ठीक है। सो दे वांट टू गेन डोमिनेंस, तो दिस वाज माजोडोंग्स आइडिया फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम 1950, ठीक है। एंड सेकंड इज इंडियन ओशन रीजन को ये लोग जो है हथियाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है, अगेन द 19th century was called as the century of Atlantic Ocean, ठीक है। 20th century was called as century of Pacific Ocean. Now 21st century is said to be Indian Ocean regions decade, ये क्या बोलते हैं सेंचुरी। तो ये जो इंडियन ओशन रीजन का जो इंडियन ओशन है, ये जो है 21st सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट सी नेटवर्क होगा। ये कौन से बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है? जिससे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होती है। तो 19th सेंचुरी में जो है अटलांटिक ओशन में ट्रेड बहुत होता था, 20th सेंचुरी में पैसिफिक में बहुत ज़्यादा होने लगा। अब 21st सेंचुरी में, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ जो है सैचुरेट हो चुका है ऑलरेडी, अब ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती। अब ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो इंडियन ओशन रीजन में होती है। इसके दो बड़े फैक्टर्स है, इंडिया और चाइना वर्ल्ड के सबसे दो बड़े पॉपुलेटेड स्टेट, जिसके वजह से वर्ल्ड को एक बड़ा मार्केट मिल जाता है अपनी चीजें बेचने का। तो इस मार्केट की वजह से इस एरिया में ज्यादा ट्रेड होगा। तो क्या है कि इंडियन ओशन रीजन में जब हमें पता है कि दिस इज गोइंग टू बी द सी फॉर द होल सेंचुरी, ठीक है, और 2000s, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा लंबा समय है ये पूरा सेंचुरी। तो 100 साल तक हम लोग क्यों उनको डोमिनेट करने दे? दिस जस्ट स्टार्टिंग, 21 ईयर्स हुआ है, 79 ईयर्स तक उनका डोमिनेशन क्यों रखने दे? तो दैट इज वाई इंडिया नीड्स टू डू समथिंग टू एलिमिनेट चाइना फ्रॉम दिस एरिया। चाइना को खत्म करना है। इसके लिए इंडिया क्या स्टेप्स ले रही है बाद में देखेंगे, बट दिस इज वन ऑफ देयर हिडन एजेंडा। गेन डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, बिकम वर्ल्ड ग्लोबल सुपर पावर, ठीक है। तो अभी करेंटली सुपर पावर कौन है? यूएस। और ये रीजन है कि यूएस हमारे यहाँ पे इतना इंटरेस्ट ले रहा है, वरना तो इंडिया को इंडियन ओशन चाहिए, इसलिए इंडिया काउंटर करना चाह रहा है चाइना को, समझ आता है। यूएस क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है? बिकॉज यूएस इज द करेंट सुपर पावर एंड डज नॉट वांट एनी अदर सुपर पावर टू गेन प्रोमिनेंस। और ये यूएस की भी हिस्ट्री रही है। आफ्टर 1945 व्हेन द वर्ल्ड वॉर एंडेड, दो सुपर पावर थे, यूएसएसआर और यूएसएसआर और यूएस। तो क्या हुआ? 1945 से 1990 तक कोल्ड वॉर चलता रहा। सो वी ऑल्सो कम टू नो कि यूएस जो है कभी भी दूसरा कोई सुपर पावर है बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद चाइना का एनर्जी नीड्स, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसीलिए उसको एनर्जी नीड्स की हमेशा ही जरूरत होगी, ठीक है, इसको पूरा करना है। देन मैन्युफैक्चरिंग ब्लूम हो रहा है वहां पे, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चर होता रहा है, तो इसीलिए क्या है कि दे वांट मोर मार्केट टू सेल। दिस इज व्हाई दे वांट OBOR, थ्रू विच दे कैन कनेक्ट टू द अदर नेशंस, ठीक है। चाइना इंडिया को फ्लड कर चुका है, अब इंडिया से उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे। अब कुछ ना करो तो भी अपना मार्केट वो चला ही रहा है। अब उसको अपने इंडियन मार्केट से बाहर जाकर भी चीजें बेचनी है, जिसके वजह से वो OBOR के थ्रू उसको सबसे अच्छा मौका मिलेगा टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट, ठीक है। तो मार्केट चाहिए उसको अपने सामान को बेचने के लिए। देन टैपिंग इनटू न्यू एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। देन चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। चाइना इवन तो एक बहुत बड़ा कंट्री है, बट उस पूरे कंट्री में हर जगह पे डेवलपमेंट बराबर नहीं है। इफ यू सी चाइना, तो ये वाला जो एरिया है, कोस्टल एरिया, सिर्फ ये डेवलप्ड है। ओनली इन दिस एरिया यू विल सी डेवलपमेंट। सारे बड़े सिटीज इधर ही है, बीजिंग इधर है, शंघाई इधर है, ठीक है ना। सो ऑल द मेजर सिटीज आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे टिबेट भी हो गया, ये सब जो है बंजर पड़ा हुआ है। तो दिस रीजनल डिस्पार्टी इज देयर इन चाइना, सो इट वांट टू, हाँ राइट राइट, ये नाम भी प्रोनाउंस नहीं होता, स्पेलिंग लिख दिया आपने, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो रीजनल डिस्पार्टीज है, इसको पूरा करने के लिए भी उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो चाहता है कि OBOR के थ्रू उसको ऐसे पैसे मिल जाए जिससे वो अपने बाकी एरियाज को भी डेवलप कर पाए। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, जो उसका मैंने बताया था, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एक ही चीज है। इट वांट्स टू अचीव दिस, ताकि चाइना जो है ये बोल पाए कि हमने इसको इंटीग्रेट किया,
अब हमारा करेंसी पूरे इस एरिया में चलेगा, ठीक है। वो होने के लिए मतलब बहुत साल लग जाएंगे, 60-70 ईयर्स लगेंगे, बट वो ऐसा चाहता है। अब ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फ्रॉम वेयर विल द मनी कम? ठीक है, तो चाइना है तो बहुत ज्यादा चालाक, ये मानना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इतने सारे बैंक्स क्रिएट कर दिए इसके लिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का पार्ट तो इंडिया भी है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बैंक, ठीक है। तो आप अपने खाते खुलाओ, आप अपने खाते में पैसे डालो, और उस पैसे को हम ये OBOR प्रोजेक्ट फंड करने के लिए यूज करेंगे, और बदले में हम आपको दे रहे हैं ना इंटरेस्ट, तो आपका घाटा थोड़ी हो रहा है, आप इंटरेस्ट लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में? तो ये क्या है कि ये सारे बैंक्स बनाए हैं, जिस बैंक में जो भी मेंबर नेशन से सब पैसा डालते हैं, उस पैसे को ये OBOR में यूज करते हैं। तो जो नेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करते? क्यों करेंगे? अब मैं कोई बैंक में पैसा डाल रहा हूँ, फिर वो बैंक उस पैसे का क्या कर रहा है, मेरे को मतलब है क्या? मेरे को सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे को वो कितना इंटरेस्ट देने वाला है। इफ आई एम गेटिंग अ गुड रिटर्न, व्हाई शुड आई ऑब्जेक्ट? इनफैक्ट आप लोगों ने भी जिस जिस बैंक में पैसे डाले होंगे, क्या आप जानते हो वो बैंक क्या कर रहा है? नहीं पता ना। वो किसको लोन दे रहा है, कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है, वो उससे क्या कमा रहा है, मेरे को क्या मतलब है? मेरे को मतलब है कि मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है कि बहुत ही अच्छे स्कीम्स दी है इन बैंक्स के जरिए, और जो भी उस बैंक में पैसा डाल रहा है, और अभी देखो ऐसा है कि एवरीवन नोज कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। हमें तो जैसे एज अ इंडिविजुअल कस्टमर पता भी नहीं होता कि हमारा बैंक उस पैसे का क्या कर रहा है। इनको पता है, बट दे आर नॉट ऑब्जेक्टिंग। व्हाई? बिकॉज दे नो दे आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रिटर्न, तो दैट इज व्हाई दे आर नॉट ऑब्जेक्टिंग, ठीक है ना। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, जिसका पैसा सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है, और किसी चीज के लिए नहीं। तो ये जो जैसे हाईवेज बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, ठीक है, रेलवे नेटवर्क बना रहा है, उसमें यूज हो रहा है। देन नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB, जो कि ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज मिलाकर इसमें पैसा डालती है, ठीक है, इसमें भी इंडिया पार्ट है, ठीक है। फिर चाइना के अंदर 3-4 बैंक है, जैसे चाइना डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे तो इनके लोगों के फंड्स है, जैसे हमारा SBI है, वैसे चाइना डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। फिर सिल्क रूट फंड, ठीक है। फिर डील्स विद पार्टनर नेशंस, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, एक्सिम बैंक ऑफ चाइना। So these are the banks through which it is funding all its development projects in OBOR, ठीक है ना। Now what are India's objections और what are India's concerns? अब देखो, पहली चीज, इंडिया को भी उन्होंने इनवाइट किया था कि आप OBOR में आ जाओ, ठीक है ना। इंडिया के पास भी वो इंडिया को एज अ कस्टमर बनाकर वो सेल्स पर्सन की तरह आए थे। अब देखो, आप अगर एक कस्टमर हो और आपके दरवाजे पे कोई आया है, तो वोंट यू लाइक टू नो अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ द क्या बोलते हैं प्रोडक्ट? कल को अगर कुछ खराब हो जाए तो मैं किसके पास जाऊंगा, कस्टमर केयर का नंबर क्या है, कैसे चलेगा, सब कुछ बताओ मेरे को, पूरा डिटेल बताओ, यूजर मैनुअल देकर जाओ। तो इंडिया ने जब उनसे सवाल पूछे, उन्होंने इंडिया को प्रोजेक्ट से ही हटा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट डिटेल नहीं देना चाहते थे। बोलते कि एग्जैक्ट डिटेल तो अभी भी अंडर प्रोग्रेस है, ठीक है, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू। और चाइना बहुत कुछ छुपाता है, ये तो हर कोई जानता है, एवरीवन नोज अबाउट इट, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिटेल इंडिया को नहीं मिले, इंडिया ने प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया, तो इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ OBOR, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन कश्मीर, कश्मीर में ये CPEC बनाया उसने, जिसके वजह से इंडिया, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वजह से ये PO के रीजन से जो जा रहा है उसके ऊपर इंडिया को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना। देन द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विच इज थ्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? पहली चीज, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम चाइना ने नहीं दिया, दिस नेम हैज बीन गिवन बाय हैमिल्टन, जो कि एक अमेरिकन है, ठीक है, इज एन अमेरिकन पर्सन, अमेरिकन ऑथर है ये, ठीक है। ये हैमिल्टन ने दिया है, बूज एलन हैमिल्टन ने, इज एन अमेरिकन ऑथर, ठीक है। अभी इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्यों बोलता है? आप नीचे वाला मैप देखो, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे पोर्ट सुदान, फिर यहाँ से निकल कर ये यहाँ से गया ग्वादर, फिर यहाँ से निकल के माले मालदीव्स, फिर यहाँ पे हम्बन तोता, फिर यहाँ पे चिटागोंग, और फिर ऐसे करते करते ये एक ऐसा दिख रहा है कि जैसे मोतियों की माला है, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने भी कंट्रीज को इसने लोन दिए ना पोर्ट्स बनाने के लिए, जैसे सूडान, ठीक है, सूडान तो अभी अभी देश बना है 2011 में, ठीक है ना, साउथ सूडान। तो ये सूडान एक बहुत ही गरीब कंट्री है अफ्रीका का, इसके पास पैसे है नहीं, जितने पैसे चाइना ने इसको दे रखे हैं, ये 100% श्योर है कि ये वापस नहीं कर पाएंगे,
जब वापस नहीं कर पाएंगे तो चाइना इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। ग्वादर ऑलरेडी पाकिस्तान तो चाइना के गोद में बैठा हुआ है, पैसे नहीं है उनके पास देने के लिए, ये ऑलरेडी चला गया है, तो ये ग्वादर पोर्ट भी चाइना जब भी मर्जी यूज करेगा। माले, मालदीव्स, अब इनका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा है, बट जो पोर्ट उन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए चाइना को दिया हुआ है, वो अगर पैसे नहीं चुका पाएंगे तो चाइना इसको जबरदस्ती छीन लेगा। हम्बन टोटा में तो ऑलरेडी छीन चुका है, ठीक है, हम्बन टोटा पोर्ट ऑलरेडी छीन चुका है, चिटागोंग ऑलरेडी छीन चुका है। अब ये सारे को भी छीन लेगा अगर मान लो, तो फिर होगा क्या कि चाइना के पास खुद के पास समुंदर का रास्ता ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं इंडिया के साथ वॉर सिचुएशन होगा, तो ये अपने सारे पोर्ट्स को यूज करके इंडिया के लिए नेवी भेज पाएगा। इट विल बी एबल टू सेंड इट्स नेवी टू अटैक इंडिया फ्रॉम ऑल द साइड्स। ऑल्सो इट विल बी एबल टू कट ऑफ इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मान लेते हैं हमने अपने एलिस को भी बुलाया, ये क्या करेगा, इतने सारे पोर्ट्स है इसके कि ये यहाँ से अपने सारे के सारे शिप्स को तैनात करवा देगा, जिससे कोई हमें मदद करने के लिए आ नहीं पाएगा। अरे बात समझ में, इट विल कट ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड with the help of its navy in its base. तो this is a very 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 major threat to India. ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो ये वॉर सिनेरियो हो गया। वॉर सिनेरियो अगर हमने हटा भी दिया तो ये इस जगह से लेकर, ये जो पूरा पार्ट है ये मिडिल ईस्ट, इस जगह से लेकर इस पूरे एरिया के थ्रू ये ऑयल का सप्लाई लेकर जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इट इज अगेन कटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ऑयल सप्लाईज। अगर ये रूट इसको पूरा का पूरा मिल जाए तो ये कुछ आने वाले समय में तो पूरे के पूरे वर्ल्ड से ऑयल नेटवर्क खत्म कर देगा। नो वन विल बी एबल टू टच देम। तो ये दो थ्रेट है इंडियन ओशन रीजन में, जो कि चाइना डोमिनेट कर रहा है। अब इंडिया को प्रॉब्लम होगी ही ना, हमारे नाक के नीचे जो समुंदर है उसको हमारा ऊपर वाला जिसके पास इसका डायरेक्ट एक्सेस है भी नहीं, वो आके कंट्रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज अ थ्रेट टू अस, ठीक है ना। तभी हमने क्या किया है, अब इंडिया ने बहुत चालाकी की है। चाइना का एकमात्र एरिया जहां से वो हमारे इंडियन ओशन में घुस सकता है वो है ये मलक्का स्ट्रेट। अपार्ट फ्रॉम दिस मलक्का स्ट्रेट देयर इज नो अदर वे दैट इट कैन एंटर इंडियन ओशन। तो यहाँ पे हमने अपना सुबांग पोर्ट बना रखा है, और यहाँ पे ग्वादर को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे चाहबार पोर्ट बना रखा है, ठीक है। और धीरे धीरे इंडिया माले में भी बनाएगा, ठीक है, मालदीव में इंडिया भी बनाएगा। हम्बन तोटा में उन लोगों ने पोर्ट ले रखा है, इंडिया ने वहाँ का वो ले रखा है, एयरपोर्ट ले रखा है। दे हैव टेकन पोर्ट, वी हैव टेकन एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है हम्बन टोटा का, बट इंडिया ने फिर भी ले रखा है। अपने पैसे जाए तो जाए, लेकिन क्या है कि उधर चाइना के ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी, इसलिए लिया है, ठीक है। अभी बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस बना रही है इंडिया, तो इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू काउंटर दिस। यहाँ ग्वादर के पास शाहबार बना दिया, माले के साथ अच्छा रिलेशन है, हम्बन टोटा में एयरपोर्ट ले लिया है, चिटागोंग में वो काउंटर करने के लिए, हाँ सीएचएलएस आइलैंड में है, ठीक है। सो इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू काउंटर दिस इन ऑर्डर टू स्टॉप चाइना फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन दिस इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। और क्या है, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स हो गया, इंडियन ओशन डोमिनेंस मैंने बता दिया, जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी मैंने बता दिए कि इन केस ऑफ अ वॉर, ठीक है, तो इट विल बी वेरी स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस फॉर चाइना टू ऑपरेट फ्रॉम दोस बेसिस, ठीक है। उसके बाद इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हैम्पर हो जाएगा। अगर इन सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ चाइना ने बहुत अच्छे रिलेशंस बना लिए, तो इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ भेजेगा, ठीक है ना। इंडिया ऑल्सो नीड्स अ मार्केट टू सेल आवर प्रोजेक्ट्स। तो अब अगर चाइना ने इन सारे कंट्रीज के साथ अपने अच्छे टाइज बना लिए OBOR के थ्रू, देन इंडिया विल नॉट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स देयर, ठीक है, वो उनका मार्केट हो जाएगा, हम अपना मार्केट नहीं बना पाएंगे। तो ये सारे हमारे इंडिया के थ्रेट्स है, ठीक है ना। अब वाई इज इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट, ये मैंने बता दिया आपको। 19th सेंचुरी में अटलांटिक था, 20th सेंचुरी में पैसिफिक था, 21st में इंडियन ओशन के थ्रू मोस्ट ऑफ द ट्रेड होने वाली है, ठीक है। अब ये मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक जो है चाइना का, नाउ चाइना डज नॉट हैव एनी मच एक्सेस टू इंटरनेशनल सीज एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हेंस चाइना प्रपोजेस द countries in the Africa, Middle East and South Asia to construct international port and learn them of great profit through it. Now, as these countries are poor, China proposes to construct these ports with their own money and ask this country to pay them back when they start earning profit through the project. ठीक है, but as it is seen so far, most of the cases the ports are not becoming so profitable as they were promised by China.
जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था उतना प्रॉफिटेबल हो नहीं रहा. Hence, after some years, these countries are unable to pay off the dues to China, and thus China takes the control of these ports. This is called as the debt trap. यही debt trap है. अब कौन से कंट्रीज इसमें फंसे? वैसे तो बहुत सारे फंसे. ठीक है, इसमें कुछ ही लिस्ट मैंने दी है. ठीक है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, थाईलैंड, लियोस, कंबोडिया, सुडान, इथोपिया, युगांडा इज मोस्ट रिसेंट. ये अभी हाल ही की न्यूज है 28 नवंबर की. द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना Exim is set to take over the only Uganda's international airport over the failure of Uganda's government to repay a US dollars 207 million loan. ठीक है ना. अब जैसे FCAT का एग्जाम आएगा तो उसमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये सब पूछा जा सकता है. दैट इज हाउ इट इज गिवन हियर. ठीक है, फिर ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में ये समझ ही आ रहा है कि हिडन डेप्थ बहुत ज्यादा होता है, जिसको ये लोग वर्ल्ड बैंक को नहीं बताते. ठीक है, 385 यूएस डॉलर्स का बिलियन 385 यूएस बिलियन डॉलर्स का डेथ जो ये अलग अलग कंट्रीज से है, वो चाइना ने डिस्क्लोज नहीं किया वर्ल्ड बैंक को. मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना, तभी तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है. और वो क्या बताते हैं कि दिस मच वी आर स्पेंडिंग ऑन दिस कंट्रीज, इतना ही हमने खर्चा किया. अगर खर्चा इतना किया है तो इतने का डेथ कैसे रह सकता है? व्हाट दे आर शोइंग इज वी हैड एक्सपेंस ओनली दिस मच. मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि गरीब कंट्री के ऊपर बहुत बर्डन डालते हैं, हमने टोटल खर्चा इतना किया है. अगर खर्चा इतना किया है तो इतने का डेट कैसे रह सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि दे आर मैथ्स इज नॉट मैचिंग. ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है. तो कितने कंट्रीज फंसे हुए इसमें? 42 कंट्रीज फंसे हुए. ये सब आप लोगों के लिए ना जीडी में हथियार बनेंगे. ये सब आपके वेपन्स है. आप इसको अपने मर्जी से चला पाओगे जब जीडी में बैठोगे तो. अब देखो कुछ कंट्रीज ऐसे है, ठीक है, जिनका जो जीडीपी होता है, एक कंट्री का जीडीपी है ना, तो लियोस जिसका 29.4% से ज्यादा का डेप्थ बचा है, मतलब उनकी जीडीपी जितनी है उस जीडीपी में करीब करीब 30% मान लो उनको तो चाइना को देना है. इतना सारा उनका डेप्थ है. और ये हिडन डेप्थ है 35.4% का. ये तो नॉन डेप्थ है और ये हिडन डेप्थ है. ठीक है, एंड देर आर मेनी कंट्रीज जिनके जीडीपी से 10% के ऊपर इनको डेट पे करने हैं. ये वो कंट्रीज का लिस्ट है. दिस आर दोस कंट्रीज जिनके कंट्री के 10% से ज्यादा का उनको अपने जीडीपी का पैसा चाइना को लौटाना है. जीडीपी का 10% समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, सो चाइना इज डूइंग दिस बेसिकली. इन शॉर्ट अभी तक हमने जितना देखा है तो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग. चाइना एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स ऑफ OBOR टू अदर कंट्रीज. ठीक है, एकदम मतलब आसमान छू लेंगे. तो अदर कंट्रीज थिंकिंग दैट कि पैसा ही पैसा होगा. एंड अदर कंट्रीज राइट नाउ दिस इज युगांडा राइट नाउ. ठीक है, दिस इज द होल कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक. सो इंडिया स्टेप टू काउंटर चाइना. तो इंडिया ने क्या क्या किया है ये भी इंपॉर्टेंट है. ये आपको काम आएगा जीडी में किसी को काउंटर करना हो तो. ठीक है, तो इंडिया कंस्ट्रक्टेड चाहबार पोर्ट इन ईरान in order to counter Gwadar port in Pakistan. ठीक है, then it constructed Subang port in Indonesia to control the Malacca Strait. Then India has joined Quad grouping. ठीक है, जिसमें जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है. इंडिया रिसेंटली ऑल्सो ज्वाइन मिडिल ईस्ट का क्वाड. ये लोग मिडिल ईस्ट में भी अपना वो बना रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग देयर इम्पैक्ट इन मिडिल ईस्ट. तो वहां पे भी हमने एक क्वाड ज्वाइन किया है जिसमें इजराइल, यूएसए और यूएई है. ये रिसेंटली हुआ है. ठीक है, दिस हैपेंड इन अक्टूबर लास्ट वीक. ठीक है, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं होता नहीं पता तो अभी पता कर लो. ठीक है, एक नया क्वाड बना है. अभी इंडिया 2 क्वाड ग्रुप्स के मेंबर है. एक जो जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया वाला है, एक इजराइल, चाइना, इजराइल, यूएई और यूएस वाला है. ठीक है, देन इंडिया हैज कंसिडरेबली मेड इट्स नेवल फ्लीट वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो कैसे बनाया इसको? अभी हमने ये विक्रांत डेवलप होगा जो 2022 में इंडिया को मिल जाएगा. ठीक है, विक्रांत इंडिजीनियस ने डेवलप किया है. उसके बाद इंडिया ने 24 रोमियो परचेस किए हैं. ठीक है, MH-60 रोमियोस परचेस किए जिससे हम लोग सबमरीन हंट कर सकते हैं. तो अगर मान लेते कि चाइना ने कोई भी सबमरीन से इंडियन ओशन रीजन में वो किया तो हम लोग उसको भी हंट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, देन इंडिया हैज आल्सो वन द ट्रस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज थ्रू इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी. ठीक है, तो इंडिया ने स्टार्टिंग में जब वैक्सीन देना स्टार्ट किया
तो ये पॉलिसी अपनाई थी, नेबरहुड फर्स्ट। ये पीएम मोदी का नारा था, नेबरहुड फर्स्ट। तो हमने आसपास के जितने कंट्रीज थे उनको हमने वैक्सीन देकर उनका ट्रस्ट गेन किया। उनको चाइना ने भी दिया था, बट जैसे पाकिस्तान में उन्होंने वेंटिलेटर्स दिए, कोई काम नहीं किया। ठीक है, फिर किसी को वैक्सीन दिया, कुछ काम नहीं हुआ। तो उन लोगों ने अपना ट्रस्ट जो है लूज किया, और इंडिया ने वैक्सीन देकर उनका ट्रस्ट गेन किया। ठीक है ना। उसके बाद बिसाइड्स इंडिया हैज वेरी गुड टाइज विद साउथ एशियन कंट्रीज थ्रू द लुक ईस्ट एंड द एक्ट ईस्ट पॉलिसीज। इन पॉलिसीज के तहत इंडिया का इनके साथ बहुत अच्छा टाई अप है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है लोकेशन ऑफ चाहबहार पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से मुंबई से कोई सामान इधर जाता है, यहाँ से ईरान भी जा सकता है, और यहाँ से हम लोग अफगानिस्तान भी भेजते हैं काबुल में। ठीक है, हमें पाकिस्तान से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी ये रूट अच्छा नहीं है। इफ यू थिंक कि यहाँ से भेजना पाकिस्तान ने अगर अलाउ कर दिया तो इजी होगा, दिस रूट इज नॉट वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो है हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, तो उसको क्रॉस करके जाना ऐसे ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये है इंडोनेशिया में जो इंडिया ने पोर्ट बनाया, दैट इज सुबांग पोर्ट। Eyeing Southeast Asia, India builds port in Indonesia. So India is developing a maiden deep sea port in Indonesia, Sabang. Sabang, Subang जो भी है, ठीक है, close to Andaman and Nicobar Island. ठीक है, ये किसकी वजह से है? This is amid China's slew of connectivity plans of for ASEAN under BRI. BRI मतलब Belt and Road Initiative. ठीक है, OBOR बोलो, BRI बोलो, सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये वो कटआउट है। देन इंडिया ने जो रोमियो खरीदा था, ये उसका कटआउट है। ठीक है, इज द टॉपिक क्लियर?